लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी सहयोगियों के साथ सरकार चलाएंगे। नहीं, इससे पहले जब भी 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पूर्ण मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सत्ता वहां पर रही। उसके बाद वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उस समय भी दोनों बार बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत था। अब पहली बार ऐसा है कि उनको सहयोगियों के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। तो ऐसी भी बहुत सी संभावनाएं देखी जा सकती हैं कि उनके अलावा भी पार्टी में किसी को मौका दिया जा सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। रामगोपाल जी हमारे साथ हैं। रामगोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। रामगोपाल जी, जैसे भारत की जनता ने मैंडेट दिया दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही दलों को, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, क्योंकि इससे पहले भारत में जो 2 बड़े मुद्दे थे, 370 हो या राम मंदिर का मुद्दा, ये वो मुद्दे थे। कहा जाता था कि इनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, 370 को खत्म किया ही नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया। राम मंदिर के बारे में भी कहा जाता था कि ये तो एक चुनावी मुद्दा है, इसको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी हल हुआ। तो क्या कारण रहे कि जो हिंदुओं के द्वारा उसका एक मानदेय नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया? देखो, सबसे पहली बात तो आपने कही कि इसमें धारा 370 और राम मंदिर दो ऐसे मुद्दे थे। वास्तव में देखा जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये दो मुद्दे बहुत बड़े रहे हैं देश के जनमानस के लिए। धारा 370 को पहली बार देश ने तब जाना पहचाना जब आपको याद होगा 90 के दशक में नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जम्मू कश्मीर तक गए। वहां पर उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस तरह की बातें हुई। तब देश को पता चला कि धारा 370 भी कोई कहानी है और कश्मीर इसकी वजह से भारत का अभिन्न अंग नहीं है। तो उसके बाद से लगातार धारा 370 को हटाने की, आप 1982 में जब बीजेपी का गठन हुआ था उससे लगातार तब से जितने भी आज तक मैनिफेस्टो बीजेपी के बने हैं सब में धारा 370 हटाने का उन्होंने वादा किया। हर बार उन्होंने इस वादे को लगातार अपने मैनिफेस्टो में जगह दी। इसी तरह से राम मंदिर का मामला था जिसको भी बीजेपी से पहले जनसंघ ने भी अपने मैनिफेस्टो में उसको स्थान दिया। हमेशा ये कहा कि हम अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूर्ण बहुमत पाने के बाद न केवल मंदिर को बनाने का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि धारा 370 को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे जम्मू कश्मीर में कभी कुछ था ही नहीं, कोई चींटी ही नहीं बनी। इतनी जबरदस्त रणनीति, इतना बढ़िया कौशल नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने दिखाया। धारा 370 और राम मंदिर बनने के लोग ये कह रहे थे कि अगर ये दो मुद्दे कोई व्यक्ति, कोई सरकार सुलझा लेगी तो जीवन में कभी हार ही नहीं सकती। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, जिन दो बड़े मुद्दों को बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने निपटा दिया और बिल्कुल साइलेंट मोड में निपटा दिया, उन दोनों मुद्दों को निपटने के बाद सबसे ज्यादा जो धोखा हुआ वो उस जगह से हुआ, उस उत्तर प्रदेश से हुआ और उस अयोध्या से हुआ जहां पर राम मंदिर बनाया गया। 550 साल का संघर्ष खत्म हुआ और ये माना जा रहा था कि 80 में से कम 70 सीट बीजेपी को मिलेगी। हर कोई इस पर दांव लगा रहा था कि 70 सीट बीजेपी की जा नहीं सकती। लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं, उत्तर प्रदेश में क्या खेल हुआ। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश में YM फैक्टर चलता था जो यादव और मुस्लिम गठजोड़ है। ये मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया था उसके बाद YM से उन्होंने फैक्टर बनाया था। उस फैक्टर के कारण समाजवादी पार्टी वहाँ पे सस्टेन करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा ही जो वोट पाती है, चाहे सरकार बनाती है, चाहे संसद में अपने सांसद भेजती है, हर बार YM फैक्टर ही काम करता है। 10 साल में YM फैक्टर कमजोर हो गया था, लेकिन इस बार फिर से राम मंदिर जैसा अचूक और अद्भुत काम करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में YM फैक्टर काम कर गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, आप कल से 2 दिन से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर रामपुर की एक जो पंचायत है उसके वोटों की बात चल रही है। 3222 वोट वहां पे मुसलमानों के थे, पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जबकि वहां पर 532 PM आवास योजना के तहत घर बने हैं और सारे के सारे घर मुसलमानों को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। मुसलमान को चाहे आप सोना तोल के दे देंगे तो भी वोट नहीं देगा। मुसलमान वोट
अनपढ़ वोट भी इतना ज्यादा होशियार है कि उसको पता है कि बीजेपी के खिलाफ कौन सी पार्टी जीत रही है और किस पार्टी को फायदा मिल सकता है, उनका ये वोट एक मुश्त जाने से उसी पार्टी को वोट करते हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, केरल में उन्होंने कॉमरेड जो हैं उनको वोट दिया। तो इस तरह से मुस्लिम समाज, जिसको ज़्यादा अनपढ़ माना जाता है, इलिटरेट माना जाता है, उस समाज में वोटिंग के प्रति इतनी ज़बरदस्त जागरूकता है जितनी हिंदू समाज में किसी भी जाति में नहीं है। यादव जो है वो इस बार फिर से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ हो गए, और ये कारण किसी को भी समझ में नहीं आया कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा राम मंदिर बनाया गया, काशी में महादेव कॉरिडोर बनाया गया, और अब ये चल रहा था कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी वहाँ मस्जिद की जगह बनेगा, ये सब कुछ चल रहा था और इसका प्रचार भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी यादव समाज कैसे बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, ये बहुत ही सोचने का विषय है भाजपा के लिए। और आने वाले समय में, क्योंकि उनको फिर से 3 साल बाद विधानसभा चुनाव में जाना है, यदि YN फैक्टर फिर से काम करता है तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। अपन वापस उसी टॉपिक पे आते हैं, अयोध्या वाले राम मंदिर पर। फैजाबाद जो लोकसभा सीट है अयोध्या वाली, वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को हार मिली, और उसका कारण ये था, बड़ा कारण तो ये था कि वहाँ पर जिसने लल्लन सिंह को टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उनके लिए कहा जाता है कि वो अपने दम पर एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते। जैसा कि देश में बहुत सारी सीटों पर बीजेपी के द्वारा 2-3 बार से किया जा रहा है, वही वहाँ पर किया गया। लल्लन सिंह के सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो भारी पड़े। भारी पड़ने का एक कारण तो यह था कि लल्लन सिंह खुद व्यक्तिगत रूप से खूब कमजोर थे। दूसरा कारण ये हुआ कि SC का जो मतदाता है उसको आरक्षण समाप्त करने का, संविधान खत्म करने का जो विपक्ष के द्वारा डर दिखाया गया, उसकी वजह से SC और ST वोट एक हो गया, एक मुश्त होकर कांग्रेस को चला गया। एक कारण वहां पर स्थानीय ये माना जाता है कि जब राम मंदिर बनाया गया तो वहां पर जो आसपास में जो भी जमीनें हैं, जो भी पुराने जो दुकानें हैं, चाहे अवैध कब्जा हो, किसी भी तरह की चीजें हो, चाहे वैध दुकानें हो, उनको हटाने के वक्त जिन लोगों को वहां से हटाया गया उनको समय पे मुआवजा नहीं दिया गया, उनको हटा दिया गया, बल्कि बाहर के लोग वहां पे बसा लिए गए। और ये कैसे हुआ, ये तो खैर शोध का विषय है, समझने का विषय है। लेकिन वहाँ की जो स्थानीय आबादी है उसमें इसकी वजह से गुस्सा था, बहुत सारे लोग थे जो इसकी वजह से नाराज थे। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 36 सीट बीजेपी को, ये कल्पना बीजेपी ने कभी नहीं की होगी, बल्कि किसी ने भी नहीं की होगी, खुद समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने भी नहीं की होगी कि 43 सीट उनकी आ सकती है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के हिंदू समाज ने जिस तरह का खंडित जनादेश उत्तर प्रदेश में दिया, उसके बाद कोई भी सरकार राम मंदिर जैसा फैसला, राम मंदिर जैसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर जो भारत का अंग नहीं था उसको स्थायी तौर पर अंग बनाया गया। जो काम 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा करना था, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, उस काम को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा किया। धारा 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और उसके बावजूद भी देश का मतदाता यदि बीजेपी को वोट नहीं देता है तो इसके बाद कोई भी सरकार राष्ट्र हित में इतना बड़ा कदम उठाएगी उससे पहले 100 बार सोच के आएगी। जी, बीजेपी को खुद पूरा मैंडेट नहीं मिला, उसको सहयोगियों के साथ ही सरकार चलानी है। इसके साथ ही यही कयास लगाए जा रहे हैं या अटकलें इससे शुरू हो गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो पहले कई बार पलट चुके हैं। तो क्या इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में पहले भी खींचतान देखी गई है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर सहमत ना हो, हालांकि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, सोशल मीडिया पर यह सब कुछ है कि आरएसएस दूसरे चेहरे को आगे कर सकता है। और इसका ये कारण भी है कि नीतीश कुमार पहले अटल या अडवाणी के साथ गठबंधन में थे, और अटल अडवाणी युग के 2-3 नेता ही इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में हैं, या नितिन गडकरी, राजनाथ का, या शिवराज सिंह चौहान को आप कह सकते हो। तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि आरएसएस किसी और चेहरे को आगे कर सकता है, नितिन गडकरी को उसकी जगह पर आगे किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बीजेपी को 242 सीट मिली है और एनडीए को जो 292 सीट मिली है, 93-94 जो भी सीट मिली है,
वो सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली है, ना कि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान या किसी और के नाम पर। 242 सीट बीजेपी को नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल को हटा दें तो भी पहली बार मिली है। उससे पहले भी बीजेपी कभी 242 पर नहीं गई है, चाहे भले ही सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार बनाई हो। तो पहली बात तो ये है कि आरएसएस को और बीजेपी के तमाम नेताओं को ये पता है कि ये जो 242 सीट है ये नरेंद्र मोदी की सीट है। हालांकि पहले 282 और 303 सीट हासिल कर चुके हैं और अपेक्षा होती है कि उससे ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कई वर्षों में, तकरीबन 30 साल में, पहले 30 साल में क्या, आप 91 की बात उठा के देख लीजिए। 91 में आखिरी बार 244 सीट कांग्रेस को मिली थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति हैं जो 2014 में 200 से ज़्यादा सीट लेकर आए हैं। उसके अलावा किसी को भी 200 सीटों तक पहुंचने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए हैं। तो आप पहली बात तो ये दिमाग से साफ कर दें कि नरेंद्र मोदी को हटाने के बारे में आरएसएस सोच सकता है या बीजेपी सोच सकती है, किसी भी सूरत में सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज जिस तरह से बीजेपी एकजुट है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी है। भले ही सीटें 242 आई हो, लेकिन बीजेपी के पास तकरीबन 300 सीट है। दूसरी चीज आपने ये कही कि नितिन गडकरी या फिर शिवराज सिंह चौहान किसी को अगर आगे किया जाता है आरएसएस की तरफ से, ये बात सही है कि जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने अपने जो मंत्रालय है उसमें अच्छा काम किया है और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे मंत्री हैं और खुद मोदी ने भी उनको उनकी प्रशंसा की है। एक मंत्री अच्छा होना और मुख्यमंत्री अच्छा, प्रधानमंत्री अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री को पूरा देश चलाना होता है, पूरा मंत्रिमंडल चलाना होता है, पूरी दुनिया के साथ उनको संबंध बनाने होते हैं, कई तरह की रणनीति होती है, वो उसमें एक अलग तरह का कौशल होता है। आप भले ही उनके समर्थक कुछ भी कहें, लेकिन मैं नितिन गडकरी को एक अच्छे प्रबंधक मानता हूँ, एक अच्छा ठेकेदार मानता हूँ, एक अच्छा मंत्री मानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री बनने लायक मटेरियल मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनको लंबा अनुभव है और उन्होंने, मुझे लगता है देश में सबसे बड़ी जीत हासिल की है, 8,21,000 के आसपास वोट की उनकी जीत हुई है। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश की 29 सीट है वो बीजेपी को मिली है, तो इसमें भी शिवराज सिंह चौहान का कमाल है, न कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका है, क्योंकि उनको काम करने का अवसर ही नहीं मिला है। तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह दोनों का कमाल की 29 सीट मिली है। लेकिन शिवराज सिंह को फिर भी पूरे देश में स्वीकार किया जाएगा या नरेंद्र मोदी की छवि के बराबर वो है, ऐसा कहना मेरे हिसाब से तो अनुचित, बिल्कुल ही अनुचित है। तीसरी बात पे आते हैं बहुमत की बात पर। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, 30 सीटों की कमी है 272 सीटों में। लेकिन आप चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी और नीतीश कुमार की जो पार्टी है, इन दोनों पार्टियों को भी आप हटा दो। टीडीपी के पास 16 सीट है और नीतीश कुमार के पास 12 सीट है। इन दोनों पार्टियों को भी हटा दो तो फिर भी जो बीजेपी का अलायंस है, 5 सीट पासवान की है और मांझी की है, ये तमाम जो सीटें हैं वो मिलाकर 272 सीट हो जाती है। यानी बीजेपी इन दोनों के अलावा भी बहुमत पाती है। वो डर नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू नहीं होंगे या नीतीश कुमार नहीं होंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं चलेगी। इन दोनों के बिना भी बीजेपी की सरकार चल रही है। 272 सीट का जो बहुमत है वो बीजेपी उसके बाद भी पा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अदर्स में 18 सीट हैं, जिनमें से कितने निर्दलीय बीजेपी के साथ आएंगे ये भी अपने को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि पिछली बार 353 सीट थी एनडीए की, उसके बावजूद भी बीजेपी को जो समर्थन संसद में मिलता था लोकसभा में वो 400 सीटों का मिलता था। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दल ऐसे हैं जो बाहर से समर्थन देते हैं, कुछ निर्दलीय हैं जो बाहर से समर्थन देते हैं, सरकार में नहीं होते हैं। तो ये संभावना अभी भी बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा भी मैं आपको और बात बताता हूँ, अगर रूमर्स की बात करें केवल अपना, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी को यदि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र में अच्छा ऑफर दिया तो सबसे पहले अखिलेश यादव ही वो होंगे जो इंडिया छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनेंगे। आप इसकी संभावना, मुझे इसकी संभावना सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है और इसके ऊपर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। दूसरा दल है टीएमसी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं। उनके पास सीटें अच्छी हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में गठबंधन भी नहीं किया इंडिया अलायंस के साथ, और
उसके बाद में ममता बनर्जी का ट्वीट है, उनका बयान है, उनका वीडियो बयान है जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने राहुल गांधी को टेक्स्ट मैसेज किया था लेकिन उस चुनाव में बिजी थे, इस वजह से शायद वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी आप देखेंगे, राजनीतिक तौर पर इतना आसान नहीं है ये सब कहना। इसके पीछे की कहानी ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और बीजेपी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो टीएमसी भी बीजेपी के साथ आ सकती है। एकमात्र कारण टीएमसी का बीजेपी के साथ नहीं आने का होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 4 साल बाद, तकरीबन 4.25 साल बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और वहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। तो ममता बनर्जी अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही यदि एनडीए का हिस्सा नहीं बने तो नहीं बने, अन्यथा टीएमसी एनडीए की तरफ जा सकती है। इसके अलावा डीएमके के पास 21 सीटें आई है। डीएमके को लेकर आपको याद होगा कल परिणाम आया था, परसों ही नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिन्होंने उन्होंने जो इनके जो पुराने नेता थे उनको लेकर फोटो डाली थी, उनको उनकी जो जन्म जयंती थी उस पर बधाई दी थी। और डीएमके के साथ बीजेपी के रिश्ते खराब नहीं है। डीएमके की 21 सीट भी इंडिया अलायंस को छोड़ सकती है। इंडिया अलायंस के साथ जब इन्होंने गठबंधन किया था 22 पार्टियों ने मिलकर, तब कभी भी इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम इनका बनता है जिन बिंदुओं के ऊपर ये गठबंधन करते हैं, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं बना था। यानी इनका एक ही मकसद था कि वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना और उसके बाद चुनाव जीत जाएं तो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे और किस तरह का काम करेंगे, ये सब चीज़ें बाद में तय होनी थी। आज की तारीख में इंडिया अलायंस के पास 233 सीट है। अगर आज की तारीख में जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, दोनों भी यदि उनके साथ चले जाते हैं तो भी उनको पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं मिलती, यानी 272 सीट फिर भी नहीं होती है। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को समझना जरूरी है। इन आंकड़ों में ही विपक्ष का पूरा खेल है। विपक्ष को पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है और बीजेपी के अलावा जो बीजेपी के अलायंस के जो दल हैं उनको ये पता है कि सरकार में रहना है तो बीजेपी के साथ रहना है। दूसरे जो दल हैं वो भी ये सोचेंगे कि सरकार में जाना बेहतर है 5 साल विपक्ष में बैठने के बजाय। इसलिए इंडिया अलायंस के भी कुछ दल, छोटे दल या बड़े दल, टूटकर अगर एनडीए के साथ चले जाएं तो बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुरक्षित तरीके से बन रहे हैं और पूरे 5 साल तक एनडीए की, बीजेपी की सरकार चलने वाली है। जी चलिए रामगोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से इसके बारे में बताया कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।